नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना अपने बयानों के नए नए बम भारत के लिए फोड़ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल आप सुन रहे हैं, बयानों के नए नए बम डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए फोड़ रहे हैं। कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक, उनको मैंने कहा है कि तुम इंडिया में आईफोन बनाना बंद करो क्योंकि वो बहुत टैरिफ लगाता है। फिर यह कह दिया कि इंडिया ने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ न लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह कह दिया है कि पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत बिगड़ रहे थे, तो मैंने बीच बचाव किया और कहा कि लड़ाई की जगह ट्रेड करते हैं। इस बात पर पाकिस्तान भी खुश था और भारत भी खुश था, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं यहां से जाऊं और 2 दिन बाद पता चले कि कुछ सेटल ही नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश 1000 साल से लड़ रहे हैं। पता नहीं ये 1000 साल वाला जुमला डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने रटाया है या किसी और ने रटाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम यहां इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि माय फ्रेंड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये तो नरेंद्र मोदी ही कहते थे। तो जब यारी है तो फिर हो सकता है कि किसके साथ कैसी दोस्ती कैसी दुश्मनी ये भी पता हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रंप भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के मास्टर हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी की जानकारी ना हो, बस बयान दे दो और बाकी काम प्रचार तंत्र संभाल लेगा। और ट्रंप तो इसके साथ साथ बड़े व्यापारी भी हैं, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने से पहले वो तो व्यापारी ही हैं और उसी हिसाब से वो अपना व्यापार और राजनीति दोनों चला रहे हैं। अब मोदी जी को तय करना है कि ऐसे शख्स के साथ वो किस तरह के संबंध रखें। माय डियर फ्रेंड बोलने से अमेरिका आपका सगा नहीं हो जाएगा, ये बात अब साबित हो चुकी है। और ट्रंप के हालिया बयान तो ऐसे हैं मानो किसी दुश्मन देश ने दिए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में जो तनाव बढ़ा है, उसका खामियाजा आम जनता और बहादुर सैनिक भर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को इससे क्या, वो आराम से सीज फायर कराने के बयान दे रहे हैं और उनसे मिलने मुकेश अंबानी कतर पहुंच रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने मुकेश अंबानी कतर पहुंच गए, दोहा पहुंच गए, कतर की राजधानी दोहा। ये देखिए तस्वीर कतर में, गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। मुकेश अंबानी मिल रहे हैं दोहा में। ऑपरेशन सिंदूर के लिए 2 लाइन का बयान दे देने से देशभक्ति साबित नहीं होती दोस्तों। कुछ देर के लिए व्यापारिक सौदेबाजी और फायदों को किनारे रखने का हौसला दिखाया होता तो बात कुछ और होती। खैर, ऐसे कामों के लिए हिम्मत चाहिए होती है। फिलहाल हिम्मत का एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में दिखाया है। राहुल गांधी दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से संवाद करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां का जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी को रास्ते में ही रोका, तो राहुल गांधी पैदल उतरकर पीछे के रास्ते से हॉस्टल पहुंचे और वहीं से संवाद किया जहां से पहले उनका संवाद करना तय था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद राहुल गांधी के ऊपर अभी से थोड़ी देर पहले FIR कर दी गई है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आप मुझे रोक नहीं सकते। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। जब ये पहुंचे दरभंगा अंबेडकर हॉस्टल में तो क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मैं दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा विचार चाहिए, मैं आपसे बात करूं जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहां आ गया। तो आपने सुना, यहां राहुल ने ऐलानिया कह दिया कि बिहार पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे रोक नहीं पाए क्योंकि आपकी ताकत मेरे पीछे खड़ी है। हमने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि आपको जनगणना करानी होगी, जाति जनगणना करानी होगी। आपके दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने
देश में जाति जनगणना की घोषणा की। ये बातें यहां छात्रों के बीच राहुल गांधी आज कह रहे थे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को रोके जाने पर ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने रखता हूं। खड़गे यहां लिख रहे हैं कि अब क्या दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद करना संविधान के खिलाफ है? क्या उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षा और नौकरियों के बारे में उनसे बातचीत करना कोई पाप है? जेडीयू और बीजेपी सरकार ने बिहार में दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में श्री राहुल गांधी को शामिल होने से रोकना तानाशाही की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र की जन्मस्थली बिहार इस अन्याय को याद रखेगी और समय आने पर जेडीयू और बीजेपी को इसका उचित जवाब भी देगी। ये कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा था कि राहुल गांधी पहुंच गए बिहार तो तेजस्वी यादव नाराज हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस घटनाक्रम के बाद जो कुछ लिखते हैं आपके स्क्रीन पर लाता हूं। कह रहे हैं तेजस्वी यादव, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भुंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। बिहार में अपराधियों में तांडव मचा रखा है। प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसीलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दें। अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराए, अन्यथा बताए क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। ये कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है इस घटनाक्रम पर कि मैंने संसद में कहा था मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब बिहार की इस क्रांतिकारी धरती से कह रहा हूं, शिक्षा और न्याय के लिए हम ये 3 काम करेंगे। यहां 3 काम रख रहे हैं राहुल गांधी। प्रभावी और पारदर्शी जाति जनगणना, दूसरा काम प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और तीसरा SC/ST सब प्लान सख्ती से लागू। इनके लिए हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे और हर हाल में 100% करके दिखाएंगे। ये कह रहे हैं आरक्षण की बात। राहुल गांधी ने यहां जातिगत जनगणना की बात कही है। दरभंगा के बाद राहुल पटना पहुंचे और वहां उन्होंने थिएटर में फुले फिल्म देखी और इसके बाद सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की। फुले फिल्म देखकर राहुल गांधी जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। सुनिए जरा। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फुले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तो फुले फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद जब इनसे पूछा गया है कि आपके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है तो उन्होंने कहा कि एक मेडल और लग जाए, क्या दिक्कत है, क्योंकि 30-32 तो पहले से है, यानी 30-32 केसेस इनके ऊपर पहले से चल रहे हैं। एक चल गया, मुझे रोका गया और मुझे वहां पहुंचना था इसलिए मैं वहां गया। अब इसमें अगर गलती है, लगता है प्रशासन को, मेरे ऊपर अगर आप केस करना चाहते हैं कर दीजिए। ये बात यहां राहुल गांधी बहुत ही सफाई के साथ, साफगोई के साथ यहां कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी का बिहार दौरा काफी धमाकेदार साबित हुआ है दोस्तों। कांग्रेस तो शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात करने निकली थी, लेकिन बात लोकतंत्र और तानाशाही के खिलाफ खड़े होने पर पहुंच गई, क्योंकि राजनीतिक अन्याय बीजेपी और नीतीश सरकार ने करने की कोशिश की। इस गलती से बीजेपी ने खुद ही कांग्रेस को बढ़त दे दी है, क्योंकि अब बिहार का युवा महागठबंधन के साथ नजर आ रहा है। इधर अमेरिका चले, अमेरिका को ठीक से जवाब न देकर भी बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती कर दी है, जिसमें कुछ उद्योगपतियों को मुनाफा भले हो जाए लेकिन बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा, यह भी तय मानिए, यह साफ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो चैन से नरेंद्र मोदी को सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे वो जुबान खोलते हैं वैसे यहां सवाल दागे जाते हैं कि मोदी जी
ये दो पक्षों के बीच ये तीसरा पक्ष कैसे आ गया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जब भी सड़क पे आते हैं तो फिर परेशान कर देते हैं नरेंद्र मोदी को। तो ये टेंशन और चुनौतियों के बीच कैसे आगे जो झटके खा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो उससे कैसे संभलेंगे। आइए इन सब पे हम चर्चा करते हैं कि राहुल ने कैसे टेंशन दे दी है और अमेरिका और उसे लेकर बिहार तक कैसे झटके मिल रहे हैं बीजेपी को। इन सब पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं फराह शाकिब साहब। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है शाकिब साहब, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, डोनाल्ड ट्रंप से शुरू करें या राहुल गांधी से? दोनों टेंशन दे रहे हैं, एक कतर से, सऊदी अरबिया से, या वो जहां पहुंचते हैं वहां से, प्लेन में रहते हैं, फॉक्स टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे कल, वहां भी किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी वक्तव्य में भारत और पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूलते हैं और कहते हैं, दोनों को मैंने कहा कि साथ में डिनर करते हैं एक दिन चल के। अब सोचिए, दोनों अगर साथ में डिनर करने लगे तो फिर क्या होगा। और राहुल गांधी हैं, वो रोके नहीं रुक रहे हैं, बोल रहे हैं मैं, और पैदल आपने देखा होगा ये कदम देखिए राहुल गांधी का, यहां तो हाथ मिला रहे हैं, थोड़ी स्पीड कम है, लेकिन जिस स्पीड से ये अंबेडकर हॉस्टल जा रहे थे दरभंगा में, वो बिल्कुल गांधी जी की याद वो स्पीड दिला रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप से शुरू करें या राहुल गांधी से, आपके ऊपर है, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया, पहली टिप्पणी। राजीव, मुझे लगता है कि पहले माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से ही शुरू कर लिया जाए और राहुल गांधी पे फिर आया जाए, क्योंकि माई फ्रेंड आजकल जो है दोस्ती अच्छे से निभा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और जिसके प्रधानमंत्री जैसे दोस्त हो उसको दुश्मनों की क्या जरूरत है, और जिसके डोनाल्ड ट्रंप जैसे दोस्त हो उसको भी दुश्मनों की क्या जरूरत है। तो दोनों अपनी अपनी दोस्ती हर तरीके से निभा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो कायदे से अब निभा रहे हैं। अब राजीव जी देखिए, अभी तक ये प्रधानमंत्री कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत है, मिथ्या है, झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप राजीव जी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मैंने ही रुकवाया वार, मैंने ही रुकवाया वार। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वार नहीं रुकवाया तो क्या पहले तो ये कि हम क्या वार की स्थिति में थे, क्या हम वार की तरफ बढ़ रहे थे? चूंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ये स्वीकार नहीं किया गया है कि हम वार में थे, और वार में अगर होते तो वार के लिए फिर अलग संवैधानिक प्रावधान होते, वो करने पड़ते, वो नहीं हुए हैं। तो वार में हम नहीं थे, हम ऑपरेशन पे थे। तो अगर ऑपरेशन भी रुकवाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो महत्वपूर्ण बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे रुकवा दिया। और हमारा विदेश मंत्रालय ये तो स्वीकार कर चुका है कि 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में कई बार अमेरिका से बातचीत हुई। तो अमेरिका से कई बार बातचीत हुई, लेकिन ट्रेड पर बातचीत नहीं हुई, व्यापार पर बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत व्यापार पे क्यों नहीं थी जब बात चल रही थी कि आपका ऑपरेशन रोका जाए, सीज फायर हो? अगर इस पे बात चल रही थी, उसमें ट्रेड पे बात क्यों होगी? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि मैंने कहा कि इसको रोको रोको रोको, और तब इन्होंने रोका। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तब से लेके अब तक राजनीति 4 बार कर चुके हैं, और दोनों बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जब घोषणा होनी थी सीज फायर की, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि सीज फायर हो रहा है और मैंने करवाया है। उसके बाद सीज फायर की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए आए 8 बजे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप आ गए विश्व के नाम संदेश देने के लिए। तो इसका मतलब राजीव जी वो पहले से तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ जो है कोई मिथ्या वाचन नहीं चलने पाएगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप की इसमें भूमिका नहीं है, जो तथाकथित वार है उसको रुकवाने में, तो इसका कोई फायदा जो है वो यहाँ अंदरूनी राजनीति में मोदी जी को नहीं लेने दिया जाएगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप इस पे उतरे हुए हैं, और ये हो सकता है राजीव जी कि डोनाल्ड ट्रंप ये इसलिए भी कर रहे हो अब कि चूंकि पहले तो प्रधानमंत्री ने नमस्ते ट्रंप करवाया और हाउडी मोदी करवाया वहां अमेरिका में जाकर, और अब राजीव जी जब चल रहा था अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव, तो प्रधानमंत्री गए और जाकर मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से। तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने एक बात तो राजीव जी जो कही है उसका अभी तक जवाब भारत की तरफ से नहीं आया है कि क्या इसमें वाकई उनकी भूमिका है कि नहीं, और वो सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। दूसरा राजीव जी, राहुल गांधी जो है आज जब पहुंचे हैं बिहार, और उनके बिहार में वहां पहुंचने से पहले, दरभंगा पहुंचने से पहले ही वहां पुलिस ने वो तंबू कनात उखाड़ने का काम किया।
और राहुल गांधी को फिर रोकने की कोशिश, राहुल गांधी गाड़ी से उतरे, पैदल चल गए और फिर राहुल गांधी दीवार फांद कर पीछे के रास्ते से उस हॉस्टल में पहुंचे जहां वो कार्यक्रम होना था। और वहां उन्होंने बड़ा जोश के साथ जो था छात्रों को संबोधित किया और वहां देखने में लग रहा था राजीव जी कि हाँ एक छात्रों की क्रांति जो है वो शायद उठ रही है और जोश के साथ छात्र जो थे उनको सुन रहे थे। तो ये संकेत राजीव जी बिहार की धरती से अब जो मिल रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास इन मुद्दों की कोई काट किसी तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस समय अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। बाहरी तो मोर्चे पर उनके दोस्त जो हैं वो घेर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और अंदर मोर्चे पर राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री को जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री काफी ज्यादा घिरे हुए नजर आते हैं। जी जी, प्रधानमंत्री कैसे घिरे हुए नजर आ रहे हैं इसकी बानगी, और उसके अलावा दोनों मोर्चों पे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे राहुल गांधी हो, और दोनों मोर्चों पे राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और खबरें हालांकि बहुत कुछ हैं दोस्तों। आज खबर वक्फ कानून, उस पर भी आज पहली बार सुनवाई हुई नए सीजेआई की तरफ से। नए सीजेआई आप जानते हैं अब BR गवई साहब हो गए हैं। गवई साहब ने अपनी बेंच में सुनवाई की और अगली तारीख अब दे दी गई है मंगलवार को, कमिंग ट्यूसडे। उस पर सुनवाई, उस दिन क्या कुछ होता है वो हम थोड़ा सा ये रिकैप कर रहा हूं। दूसरी चीज, आप विजय शाह साहब का नाम तो अब बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी। वो आ गए आज सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनके ऊपर कल एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया था हाई कोर्ट जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फटकार लगाई और कल इस पर सुनवाई होनी है। और उधर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हमने आदेश दिया था प्रशासन ने उस ढंग से एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो ये दो अपडेशन आपके लिए बहुत जरूरी। लेकिन उसके अलावा बात डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी आज जब कूदे हैं बिहार के मैदान में, तो क्यों परेशान है वहां की जो सरकार है वो, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं हम। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, और बाकी हमारे दोनों साथी थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए इधर राहुल गांधी की एंट्री और राहुल गांधी की हिम्मत? अगर ऐसे देखा जाए तो वो पूरा विजुअल देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा जैसी होनी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं है। ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रकाश जी, देश में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ राहुल गांधी है जो अंबेडकर छात्रावास में जाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपने एक मंत्री को हटाने से लगातार मना कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं मोदी जी ये बयान न दे दें कि मैं विजय शाह को दिल से माफ नहीं करूंगा, और हो सकता है विजय शाह को वो दिल से माफ न करें, लेकिन बाद में फिर उन्हें कोई और बड़ा पद दे दे, प्रमोशन दे दे। क्योंकि विजय शाह ने जो कहा है वो केवल विजय शाह ने नहीं कहा, वो उनकी पार्टी का एजेंडा बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह मतलब लताड़ा है, लताड़ना शब्द ही उचित होगा, और हाई कोर्ट ने जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो शब्दावली किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए अगर कही गई होती तो वो इस्तीफा दे देते और खुद सरेंडर कर देते। लेकिन अभी वो लापता हैं, कहीं छुपे हुए हैं विजय शाह, और मीडिया वाले उनको ढूंढ रहे हैं कहां गए विजय शाह। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि इस देश की सरकार, इस देश की पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को जो मंत्री है ऐसे घटिया बयान देता है, और उसके घटिया बयानों को पाकिस्तान का सोशल मीडिया हाईजैक कर लेता है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में यह बात चलती कि भारत के एक राज्य का मंत्री किस तरह अल्पसंख्यकों को देखता है, ये देखिए। तो उन्होंने जो काम किया, जो कृत्य किया, वो शर्मनाक है। और उसके बाद भी अड़ियलपना, उन्होंने माफी मांगी, वो तो मांगना ही थी उन्हें, लेकिन माफी मांगने के बाद जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में गए और पार्टी ने जिस तरह उनका बचाव किया, तो लगता है कि बीजेपी को ये लगता है कि हमारे लिए वोट ही सबसे ज्यादा हैं। और चूंकि बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छी नहीं है, जितनी सीटें, केवल 24 सीटें आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी के पास है 49 में से, तो बीजेपी को लगता है कि हमारी सीटें लगातार कम हो रही है। 3 चुनाव से 31 सीटें थी, फिर 30 सीट हुई और अब 24 हो गई। ऐसे में वो विजय शाह को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि विजय शाह एसटी वर्ग के नेता हैं और उस गोंड राजा हैं वो अपने इलाके के। तो कुंवर विजय शाह कहा जाता है उन्हें, तो बहुत लोकप्रिय है।
उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और कोई भी चुनाव 1990 के बाद ये नहीं हारे। लेकिन उनके लगातार बयान है, कभी वो राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में कुछ बोलते हैं। जब उनको इस्तीफा देना पड़ा और अब उन्होंने हद कर दी और जो बकवास उन्होंने की है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस तरह लताड़ा है वो मतलब सारी सीमाओं से परे। और कोर्ट ने ये कहा है, हाई कोर्ट ने जो कहा कि 4 घंटे में, डीजीपी को कहा कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करो, 4 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, काफी देर बाद हुई और उस एफआईआर में वो बात नहीं कही गई जो कहना था। न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने जो बात कही थी वो ये था कि मैं इस कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए जरूरत पड़ने पर नरक को भी धरती पर ला दूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि ये हो। ये शब्द जस्टिस श्रीधरन ने कहे थे विजय शाह के बारे में। उन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी को कहा था कि सुनिश्चित करो कि ये हो, अन्यथा मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश को अत्यधिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और मुझे इसकी परवाह नहीं है। ऐसी गंदी भाषा जिसे गटर की भाषा कहा जा सकता है इस्तेमाल की गई। तो ये सारी बातें कहने के बाद आखिर वो कौन सा दबाव है, वो आखिर वो क्या लालच है बीजेपी को कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जो सेना के अधिकारी के बारे में, जो एक सैन्य अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताता है और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है एक वर्ग के लिए, उसको हटाने में इतना डर क्यों है? एक तरफ राहुल गांधी को देखिए जो कह रहे हैं कि हम उन लोगों को उनके अधिकार देंगे, और एक तरफ ये सरकार है बीजेपी जो वोटों के लिए किसी भी सीमा तक, हमें वोट चाहिए, बस हमें एसटी के वर्ग को नाराज नहीं करना है, एक व्यक्ति को हटा देंगे तो एसटी वर्ग नाराज हो जाएगा, हमें वोट नहीं देगा। ये सबसे बड़ी आवाज चली गई आपकी। बीजेपी वोटों के लिए इस कदर मतलब निचले स्तर पर आ गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा है। अब वो बड़ा शर्म की बात है कि आदमी सुप्रीम कोर्ट जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची और कहा जा रहा है कि उनका बयान भी जल्दी ही आएगा, उनका निर्देश होगा, क्योंकि अब विजय शाह को बचाना मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसके पीछे है और जो अपराध जो बदजुबानी उन्होंने की है उसकी सजा उन्हें जेल में जाने पर ही मिलेगी। राजीव जी जेल जाएं, लेकिन उससे पहले अभी तक सरकार ने, उन्होंने तो खुद इस्तीफा की पेशकश नहीं की, लेकिन सरकार ने भी उनसे नहीं मांगा। ये एक बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि इस छीन लेना, पद छीनना भी तो आना चाहिए, इतनी हिम्मत। या आप जैसे शुरुआत में कह रहे थे कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी, बीजेपी जिस एजेंडे पे चलती है उसी पार्टी लाइन पे तो वो बात कर रहे थे, पार्टी लाइन तो यही है। शाकिब साहब आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी और रविकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ज़रा आपसे समझूं, इधर बयानबाजियां तो चल रही हैं, वो सब हम लोग देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ उसमें ट्रंप साहब जैसे कूदे हैं, इसको लेकर भी काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, और खासकर नरेंद्र मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जब पहुंचते हैं, आज जो कार्यक्रम राहुल गांधी का था दरभंगा में, खासकर शांतिपूर्ण यह कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी को रोकने का मतलब क्या माना जाए? क्या राहुल गांधी से बिहार प्रशासन, बिहार की सरकार वो डर रही है? बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, ये माना जाए। राहुल गांधी के ऊपर एक और एफआईआर, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और इस वक्त जबकि देश थोड़ा सदमे में है, देश अभी धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के संघर्ष से बाहर निकल रहा है, वैसे में ऐसे कृत्यों को कैसे देखा जाए? शाकिब साहब। देखिए राजीव भाई, पिछले 3 दशकों में मैंने कांग्रेस को कभी इतना सक्रिय बिहार में नहीं देखा था जितना आज दिख रही है कांग्रेस। और लगातार 2025 की शुरुआत से जिस तरह से कांग्रेस ने कार्यक्रम चॉकआउट किया है, राहुल गांधी का ये चौथा दौरा था इस 5 महीने में, और उसके बाद उससे पहले कन्हैया की न्याय जोड़ो, वो पलायन दो रोजगार दो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद सामाजिक न्याय सम्मेलनों में बार बार राहुल गांधी का आना। तो जिस क्लास को नीतीश कुमार अपना डिफॉल्ट वोटर मानती है, दरअसल उस क्लास का झुकाव कांग्रेस की तरफ होना शुरू हो गया था। और ये बार बार जो उनके इंटरनल सर्वेज हैं उसमें ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये क्लास
राहुल गांधी की तरफ और महागठबंधन की तरफ खास करके झुकाव इसका ज्यादा है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। वजह एक ये है कि बार बार अब नीतीश कुमार जी को भी लेकर के जिस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है बिहार में, और ये शायद पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी किसी ऑपरेशन को करने के लिए तैयार है और उसकी पोल पट्टी उसके ऑपरेशन करने से पहले बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुंच गई है। बच्चा बच्चा इस बात को जान गया है कि इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ये इन प्रकार नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है। तो अब तक जो पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, महादलित वर्ग का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मिल रहा था। अब वो वर्ग जो है उसको ये लगने लगा है कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे और जब नीतीश कुमार जी को ये लोग निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो वो अपना एक ऑप्शन ढूंढ रहा है जो राहुल गांधी में उनको दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी परसेप्शन वॉर में महागठबंधन को लेकर के एनडीए के बनिस्बत एज दिलाते चले जा रहे हैं लगातार, उस क्लास का झुकाव एनडीए की तरफ, माफ कीजिएगा, महागठबंधन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया या बिहार के जो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के पे रोल्स पर चलते हैं, वो हर हफ्ते एक खबर उड़ा देते हैं कि एनडीए महान ने एक नया शोषा छोड़ा है कि मुझे बिहार बुला रहा है। तो ये एनडीए में एक अलाई पार्टनर दूसरे अलाई पार्टनर पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन का जो अलाई है वो नेचुरल अलाई दिखता है, एक दूसरे के साथ जो है बढ़िया उसकी ट्यूनिंग दिखती है। आप देखिए कि आज जिस तरह से राहुल गांधी को रोकने का प्रयास हुआ और तेजस्वी यादव ने कितनी आक्रामकता के साथ सरकार को घेरा है कि क्या राहुल गांधी को कार्यक्रम करने के लिए डीके टैक्स यहाँ पे बिहार में स्पेशली उसको बोलते हैं, बिहार के मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार जी। तो ये डीके टैक्स असल में उन्हीं को लेकर के बोला जाता है कि थाने में आपको काम कराना है तो डीके टैक्स देना पड़ेगा, ब्लॉक में काम कराना है तो डीके टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें राजीव भाई कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है कि इस वक्त बिहार में ब्यूरोक्रेसी चरम पर है और बिना घूस के, बिना सेवा शुल्क के बिहार में आप एक थाने में एफआईआर नहीं लिखवा सकते हैं, एक जन्म प्रमाण पत्र, एक मृत्यु प्रमाण पत्र आप नहीं बनवा सकते हैं सेवा शुल्क दिए बिना। तो ये हालत है बिहार की। राहुल गांधी का जो ये प्रोग्राम आज दरभंगा में था, इसको एक वजह बताई गई कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से इसकी परमिशन नहीं ली गई है। और राष्ट्रीय जो जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो कह रहे हैं कि बताइए भला हॉस्टल में कोई प्रोग्राम करता है क्या, राजनीतिक प्रोग्राम हॉस्टल में करता है तो राजनीतिक प्रोग्राम कहीं छात्रावास में किए जाते हैं। आप छात्रावास में प्रोपेगेंडा फिल्में दिखा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके कश्मीर फाइल्स और ये 72 हूर जैसी फिल्में दिखा सकते हैं छात्रावास में बैठ करके लड़कों को और लड़कियों को, लेकिन राहुल गांधी उनसे संवाद नहीं कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन सकते। आप देखिए कि और मैं पूरी जिम्मेदारी से राजीव भाई आपको कह रहा हूं कि इन्होंने रोक करके, राहुल गांधी को रोक करके गलती कर दिया है। और इसका एहसास जनता दल यूनाइटेड के लोगों को अब हो रहा है कि अगर अनुमति के साथ राहुल गांधी को कार्यक्रम करने दिया जाता तो उसको इतना फुटेज शायद नहीं मिलता जितना अब मिल गया है कि उनको अनुमति नहीं दी गई। और किस तरह से राहुल गांधी ने लगातार, पहले उनको एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर जब वो वहां से चले तो एक खानका चौक है दरभंगा में, उनको वहां रोका गया, वहां से राहुल गांधी गाड़ी से निकल गए और वहां से उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। तो पैदल जब वो चलने लगे तो साथ में भीड़ जो है उत्साह के साथ चलने लगी। और राहुल गांधी, और मैं आपको बता रहा हूं उससे पहले राहुल गांधी के पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन छात्रावास पहुंचा था। उन्होंने कहा था कि धारा 144 लगी हुई है, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो एफआईआर कर देंगे। वहां राजीव भाई छात्रों ने कहा कि आप आजीवन जेल में डाल दीजिए, लेकिन हम लोग राहुल गांधी को सुने बिना नहीं जाएंगे और राहुल गांधी जी को हम लोग यही सुनेंगे, क्योंकि जब ऐसे भी हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारे भविष्य का कोई वो नहीं है कि हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसान है, फिर मजदूर वर्ग का बेटा है, वो मेहनत मजदूरी करके माँ बाप एक रोटी खा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छात्रावास में रख करके पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी उसको अपना फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आ रहा है। तो उस बच्चे का कहना है कि आप जेल ही में डाल दीजिए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हमको सरकार फ्री में खिला देगी, वहां हमको अपने 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं होगी। तो ये सोच है। और दरअसल ये वर्ग जो है, जो जिसको नीतीश कुमार का वोटर माना जाता था, उस वर्ग का बहुत तेजी से झुकाव महागठबंधन की तरफ बढ़ा है। और देखिएगा आप, इसका चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। जी 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 बिल्कुल। दोबारा आता हूं आपके पास शाकिब भाई, और समझता हूं और भी बहुत कुछ, जरा आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, 2 बातें पैरेलल चल रही, राहुल गांधी और उधर डोनाल्ड ट्रंप सीधे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं एप्पल के सीईओ को, टिम कुक को, कि एप्पल का प्रोडक्शन बंद करो भारत में।
ये इस धमकी के मायने क्या है लगातार? आखिर क्यों भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का खंडन या उस पर कोई प्रतिक्रिया ये लोग नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? क्या अमेरिका के सामने हम दब रहे हैं? किसी दबाव में, किसी प्रेशर में हैं हम? जब भारत और भारत के बारे में दूसरे देशों में बात होगी तो यह सवाल यहां पूछा जाएगा कि आखिर हमारा पासपोर्ट कितना मजबूत हुआ है। नरेंद्र मोदी जी 10 साल पहले कहते थे, इसलिए यह सवाल पूछा जाएगा कि कितना मजबूत है हमारा पासपोर्ट। थोड़ा विश्लेषण राहुल गांधी पे भी करेंगे आखिर में, लेकिन पहले जरा इस पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप राजीव जी एक ऐसी शख्सियत है, आपने अभी कहा था कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो भी एमए है, वो डबल एमए है। वो ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर कोई स्पिन नहीं काम करती है। आप शशि थरूर को खड़ा कर दें, आप सूत्रों के हवाले से तमाम चीज़ें छपवा दें, वो उसको वो सीधे बोलते हैं। आप ये कहें कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा था, उसका मतलब ये था, तो अगले दिन वो किसी और जगह पे वो मतलब भी समझा देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जो टैक्टिक्स है सरकार की, भारत सरकार की या मोदी सरकार की, वो काम नहीं करती है और वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं लगता है। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में माना जाता है कि वो बिजनेस माइंडेड आदमी, उनको बिजनेस मिलता है तो चुप हो जाते हैं। तो बिजनेस दे दिया उनको आपने, टैरिफ जीरो कर दिए, स्टील पे, ऑटो पे, फार्मा पे, सब कुछ तो आपने दे दिया उनको। तब भी वो क्यों, अब आज कल उन्होंने यूएई में कहा था, आज उन्होंने कतर में कह दिया कि हमने सीज फायर करवाया। अब डीजीएमओ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको फोन किया, यहाँ पे जायसवाल साहब कुछ कहानी कह रहे हैं, लेकिन एमईए के प्रवक्ता या सेना के अफसर और अमेरिका का राष्ट्रपति अगर वो कह रहा है कि मैंने डील कराई, तो जो दुनिया, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ कि भारत में कोई गोदी मीडिया इसको कैसे लेगा और कौन कैसे लेगा, जो विश्व समुदाय है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो उसको कैसे लेगी कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। और वो रोज मुझे लगता है कि मोदी साहब की जो है वो परवाह नहीं कर रहे हैं बहुत। जो उनको माई फ्रेंड मोदी, वो माई फ्रेंड ट्रंप कहा गया, वो बात बन नहीं रही है। दूसरा उसका एक और उदाहरण है, मुकेश अंबानी दिखाई दिए वहां पे। मुकेश अंबानी ट्रंप के साथ दूसरी बार दिखाई दिए। आपको मालूम है कि रूस और वेनेजुएला दोनों जगह से इनको ऑयल मुकेश अंबानी की रिफाइनरी के लिए आना था, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ पा रहा। तो अंबानी साहब डायरेक्ट डील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार के जो वाया मीडिया है, सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस है, वो लाइनें सूख गई हैं। सरकार का वो रुतबा नहीं है कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज को आप ऑयल ये सैंक्शन हटाइए, क्योंकि सैंक्शन जो है वो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है। उसको कोई बिजनेसमैन नहीं हटवा सकता किसी दूसरी सरकार से, ये सरकार को करना पड़ेगा। लगता है कि सरकार उस दिशा में जो है नहीं काम कर पा रही, इसीलिए मुकेश अंबानी जी को खुद कतर जाना पड़ा। और आज खबर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भी आ रही है कि जामिया और जेएनयू में टर्की के कुछ इंस्टीट्यूट्स का जो एमओयू था उसको रद्द कर दिया गया। तो जी, टर्की के ऊपर बहुत वो है, टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, होना चाहिए, आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का टर्की की एक कंपनी के साथ करार है, वो कब बंद होगा? इनके ऊपर, अंबानी अडानी पर कोई चीज लागू नहीं होगी। ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का पेटेंट कराने ही पहुंच जाएंगे। ये टर्की से बिजनेस भी करेंगे और नागरिकों से कहा जाएगा कि टर्की की चाय मत पियो आप। ये क्या होगा?
टर्की का कोई इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको आप बंद करेंगे। और जो यार है रिलायंस कंपनी के साथ, टर्की की कंपनी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरी टर्की में, वो बिजनेस चलता रहेगा। और वो मोदी जी के सेकंड टर्म के बाद से ही शुरू हुआ था। दूसरी बात की देखिए, अब राहुल गांधी बिहार में है, राहुल गांधी पहलगाम के 3 विक्टिम से मिल चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी तक एक भी विक्टिम से नहीं मिले हैं। पाकिस्तान के साथ क्रैश भी हो गया, बगैर शर्तों वाला सीज फायर भी हो गया। वो अमेरिका की पहल से हुआ कि यहाँ से हुआ, लेकिन बगैर शर्तों के हुआ। शर्तें सामने नहीं आई हैं अभी। पाकिस्तान को किस चीज के लिए आपने राजी करवाया, ये बात सामने अभी आई नहीं है। तो लेकिन राहुल गांधी मिल लिए। पुंछ में उतने ही लोग मारे गए जितने पहलगाम में मारे गए। घर तबाह हो गए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में। एक भी विक्टिम से प्रधानमंत्री नहीं मिले। एक बयान तक शायद नहीं आया उसके उनके लिए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो हो रही है। और दूसरी बात, जो विपक्ष को अभी ध्यान देना चाहिए और पूरे देश को ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बीजेपी सरकारों का जो रिश्ता रहा है। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो नवाज शरीफ यहाँ शपथ लेने आए जी। ये पुरानी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसको दर्ज किया, इसको डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है। ये हो क्या रहा था। वो यहाँ पे नवाज शरीफ शपथ ग्रहण में आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान गए। पठानकोट में जब सैन्य स्टेशन पे हमला हुआ तो आईएसआई यहाँ पे जांच करने आ गई मोदी सरकार के दौरान। उसके बाद अब जो है वो सीज फायर हुआ है, इसकी शर्तें नहीं मालूम है। ये जो पूरा सिलसिलेवार है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पिछले डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रही गए पाकिस्तान से कोई संवाद नहीं था। एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में उन्होंने मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ही थे, जिनसे कि हाथ मिलाने से मना कर दिया था, साथ में फोटो खिंचाने से मना कर दिया था। तो ये पाकिस्तान के साथ जो संबंध है बीजेपी के और खासकर मोदी जी के, इसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। ये 10 साल में ये कितनी बार ये आवागमन हुआ और उसके बाद भी नतीजा क्या होता है कि वो पहलगाम में आते हैं, हमारे 26 लोगों को मारते हैं। उसके बाद एक क्लैश होता है और क्लैश के बाद सीज फायर होता है जिसमें विवाद है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हमने करवाया, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन शर्तें कहाँ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी एप्पल के सीईओ को बोला कि भारत में प्रोडक्शन बंद करो, उसके बाद कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को डिलीट करवाया गया। उस ट्वीट को डिलीट करते हुए कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, फिर से लिख रही हैं, रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी to delete the tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine as per instructions. I immediately deleted it from Instagram as well. Thanks. यानी यहाँ साफ साफ क्या कहूँ, हंसी आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत कह रही है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं ट्रंप द्वारा एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में निर्माण न करने के लिए कहने से संबंधित ट्वीट को हटा दूं जो मैंने सवाल पूछा था। हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कहा कि उस ट्वीट को हटा दीजिए। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का खेद है। निर्देशों के अनुसार मैंने इसे तुरंत इंस्टाग्राम से भी हटा दिया है। यहां से तो हटाया ही, ट्विटर से हटाया ही। तो प्रशांत जी, अंदर खाने तो कुछ चल रहा है। दोबारा ट्वीट कर दिया कंगना रनौत ने। जी
बता दिया कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था और जेपी नड्डा को भी उनका स्थान दिखा दिया। यही मुश्किल है राजीव जी कि आप अमेरिका के साथ नहीं इंगेज कर पा रहे हैं, जबकि विदेश मंत्री अमेरिका एक्सपर्ट हैं। विदेश सचिव बनने से पहले अमेरिका में भारत के राजदूत थे। अमेरिका में रहे यूएन में डॉक्टर शशि थरूर जी का भी काफी सहयोग मिल रहा है आजकल। तो क्यों अमेरिका की को लेकर इतना वो है, कहीं इंगेजमेंट क्यों नहीं है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि अब अमेरिकन राष्ट्रपति एक अपने यहाँ के इंडस्ट्रीज को कह रहा है कि आप इंडिया में फोन मत बनाओ। इंडिया जो है वो टैरिफ चार्ज करता है, तो टैरिफ तो हटा दिए गए तमाम सारे। तो कहीं कोई एक समस्या है जो कि एड्रेस नहीं हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ राजीव जी, इस दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक, पाकिस्तान के साथ मोदी जी का पिछले 10-11 साल का एंगेजमेंट, और दूसरा 11 साल की विदेश नीति, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना उसमें जो है कितनी ट्रिप्स हुई। मेरे ख्याल से 80 के लगभग ट्रिप हुई है पिछले 10 साल में जी। तो इतनी ट्रिप्स हुई हैं, इतनी जगह आप गए हैं, वहाँ पे तमाम सारे अलग अलग दूर दराज के देशों में भी पंजाब के ढोल वाले जो है वो भी अरेंज होते हैं वहाँ पे एनआरआईज के बीच में। तमाम पैसे खर्च हो गए हैं भारत सरकार के भी। उसका रिजल्ट क्या रहा? अगर विदेश सचिव हो, चाहे वो जायसवाल साहब हो, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के, वो देश गिना दें कि पाकिस्तान की क्राइसिस में हमारे साथ ये देश खड़े हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन देशों को गिनाया है, उनका धन्यवाद दिया जी। मैं उन देशों की गिनती नहीं करूंगा जो डी एस्केलेशन की बात कर रहे थे, जो तनाव कम करने की बात कर रहे थे। तनाव कम करने की बात दोनों का है। वो पाकिस्तान भारत को हाइफिनेट कर रहे थे। कौन था जो कह रहा था कि हम आपके साथ हैं? तो ये भारत की विदेश नीति पे जो इतना शोर मचता है, उसका बहुत ही जिसको आप कहें कि बुरा खराब नमूना हमको देखने को मिला, और बहुत बड़ी विफलता है पिछले 11 साल की विदेश नीति की। ये कपड़े पहनने से, ढोल बजवाने से, एनआरआई की जमा करने से विदेश नीति या विश्व गुरु नहीं बनते हैं। वो बनते हैं नेहरू की तरीके से, इंदिरा गांधी की तरीके से। इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, 7वां बेड़ा आया था, इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी, एक ट्वीट आया और सीज फायर हो गया। जी जी जी, बिल्कुल, ये दुखद है, ये दुखद है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, जरा आपसे समझना चाहता हूं राहुल गांधी की आज की जो पूरी की पूरी जो खबरें चल रही हैं उसको लेकर उस पे आपकी समीक्षा, और दूसरा इम्पोर्टेंट कि बार बार क्यों धमका रहे हैं ट्रंप साहब? देखिए, राहुल गांधी ने आज जो दरभंगा में किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मोदी जी का फोटो है जिस पर लिखा है सीज फायर, और दूसरा पर राहुल गांधी का फोटो है उस पर लिखा है फायर। तो एक तो सीज फायर है और दूसरे फायर है। राहुल गांधी ने आज जो दरभंगा में किया, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव का ये एक बड़ा परिवर्तनकारी एपिसोड साबित होगा। बिहार में जिस तरह से शासन, सत्ता और प्रशासन काम कर रहा है, आज वो पूरे तरीके से नंगा हो गया कि ये शासन और प्रशासन दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, और वहां पर अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं। राहुल गांधी कौन सा गुनाह करने जा रहे थे? राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में बात करनी थी। प्रॉब्लम यहां है
कि साहब आप कहीं और कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने हुए छात्रावास में, जिसमें इस देश के समाज का सबसे वंचित तबके का नौजवान पढ़ता हो, जिसके सपने में डॉक्टर अंबेडकर के वो विचार और उनके तमाम पहलू वो गूंजते हों, और आज के हालात क्या है कि आपने दलितों के नौजवानों के हाथ से किताबें छीन ली हैं, कटोरा हाथ में दे दिया है। उन माताओं बहनों के जिनसे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। और एक बहुत पुराना डॉक्टर अंबेडकर का एक संस्मरण है, मैं जल्दी से सुना देता हूं। आजादी के बाद जो रिजर्वेशन लागू हुआ और उसके जरिए एक दलित नौजवान जो बाबा साहब को जानता था, वो आईएएस बना। बनने के एक आध साल के बाद उसे डॉक्टर अंबेडकर ने बुलाया, तो वो पहुंचा और उसको लगा कि डॉक्टर अंबेडकर चूंकि पार्टी चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चंदा वंदा मांग रहे हो। आईएएस हो गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने घर पर अखबार पढ़ रहे थे, वो नौजवान पहुंचा, तो उसने पूछा कि आपने बुलाया? हम हाँ बुलाया मैंने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि कभी घर जाते हो, गांव जाते हो आप? तो उसने कहा कि हाँ कभी कभी। फिर अंबेडकर ने कहा कि अच्छा जाया करो, थोड़ा जल्दी जल्दी जाया करो, और ये जो गाड़ी वाड़ी मिली है ना, इसके साथ जाया करो। और अंबेडकर फिर अपना अखबार पढ़ने लगे, तो उसको लगा कि शायद कुछ भूल रहे हैं। तो उसने कहा कि बाबा साहब आपने बुलाया था मुझे? तो कहा नहीं, हाँ बात हो गई, अब तुम जा सकते हो। अंबेडकर की बात समझ में आ गई कि इसने समझा नहीं मेरा इशारा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम अपने गांव जाओगे तो वो कुएं पर पानी भरने वाली महिला, कपड़ा धुलने वाली महिला, खेतों में काम करने वाला कोई पुरुष जब तुमको गाड़ी से देखेगा, कोई किसान, कोई मजदूर, तो उसके मन में भी अपने बच्चे को आईएएस बनाने की हसरत पैदा होगी। तब उसको ये बात समझ में आई। ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, और चूंकि दलित समाज के पास जमीनें नहीं है, उनके पास एक ही विकल्प है कि वो पढ़ें और सरकारी नौकरी उनको रिजर्वेशन के जरिए हासिल होती है। और राहुल गांधी जिस खुल करके कह रहे हैं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके वजीफे छीने जा रहे हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही, और जो उन्होंने वहां पर डिमांड की कि हमारी 3 मांगे हैं, वो न्याय, शिक्षा का न्याय, प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, और सरकारी में तो आरक्षण बेमानी कर दिया मोदी जी ने, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण हो। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह जी ने ओबीसी को आरक्षण दिया था इन इंस्टीट्यूशंस में, सेंट्रल और बाद में फिर स्टेट्स में हुआ। वो राहुल गांधी जिस इस बात को जब कह रहे हैं, तो वो नौजवान हसरत से अपने भविष्य को बनते हुए देख रहे हैं, और उनको लगता है कि, और एक बच्चे ने तो कहा कि हम भविष्य में आपको एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस देश में शिक्षा की क्रांति ला सकता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो नौजवानों के सपनों को पूरा कर सकता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो समता के साथ न्याय और बंधुत्व स्थापित कर सकता है। तो राहुल गांधी ने वहां जाकर के कौन सा गुनाह कर दिया? किसकी छाती पर सांप लौट रहा है? किसको है कि अपनी जमीन दरकती हुई नजर आ रही है? ये जो अभी हमारे साथी साकिब साहब ने जो कहा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो अति पिछड़ा में सेंधबारी कर रहे थे नीतीश बाबू, महादलित समाज, कोई लीडरशिप ही नहीं है साहब, ले जाओ। और अब राहुल गांधी इस देश को, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं
कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के और खास करके बहुजनों की राजनीति के सबसे बड़े आइकॉन बन चुके हैं। जो उन्होंने संघर्ष किया, ये मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा लगने लगी थी देख करके। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता को, अपनी दादी को खोया, लेकिन वो निडर। और सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों के लिए भी है कि ये पैदल चल किसके लिए रहा है, बात किसकी कर रहा है, उन दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों की, और डट करके उस सच को बोल रहा है। शायद इस देश में उस सच को सुनने की हिम्मत नहीं है लोगों में, वो सच कह रहा है। और ये राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर हमको नुकसान भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जाति जनगणना हम करा के रहेंगे। मोदी जी करा दें तो ठीक है। अब मोदी जी वहां तो झुक गए, लेकिन यहां कुछ अता पता नहीं है। मोदी जी को लगता था कि राहुल गांधी शायद अब भूल जाएंगे, हमने तो कह ही दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन मालूम है सबको कि वहां ऐलान कैसे होता है। एक जुमला वो 15 लाख वाला था, लोग शायद भूल गए होंगे। तो ये जो सड़क की राजनीति है, और बिहार तो वो राज्य है जहां कभी जेपी का आंदोलन स्टूडेंट्स के जरिए हुआ था। बिहार वो राज्य है जहां सामाजिक न्याय की राजनीति फिर से शुरू हुई, जाति जनगणना हुई, और बिहार का मजदूर पूरे देश में जाकर के जी लोगों के बोझ को अपने कंधे पर ढोता है। तो ये नौजवान तो वो है जो दिल्ली में आकर के अब आईएएस बनता है। क्या काबिलियत है। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी उन नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए आ रहे हैं, और दिलों में आग किसकी लग रही है, तकलीफ किसको हो रही है, एफआईआर क्यों? अच्छा हुआ मुझे तो लगता है, राहुल गांधी ने खुद कहा कि ये तमगा है, इसलिए मैंने कहा कि ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा बिहार के अगले चुनाव में। एफआईआर नहीं कराते तो शायद इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, राहुल गांधी को नहीं रोकते तो इतनी चर्चा नहीं होती, राहुल गांधी के भाषण का ही केवल विश्लेषण होता। लेकिन अब तो पूरे दिन और बिहार के सुदूर क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा होगी कि राहुल गांधी पर एफआईआर होगी। गुनाह क्या कि साहब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करें, नौजवानों की बात करें, नौकरी की बात करें, एजुकेशन की बात करें। तो ट्रंप को तो अभी हम छोड़ दें, क्या क्या न्यूज चल रही है जी। और ट्रंप तो मुझे लगता है कि अब अपने माय डियर फ्रेंड के ही पीछे क्या क्या उनसे करवाएंगे, और डर कितना है। शुक्रिया अदा करूंगा आज मैं पहली बार कंगना रनावत का, आज बड़ा अच्छा काम किया, और अच्छा काम करे कोई तो तारीफ करनी चाहिए जी। बिल्कुल, कम से बिल्कुल कम सही है। जेपी नड्डा को तो नंगा किया ये तो कम से कम हुआ। इसलिए मैं सैल्यूट करूंगा कंगना रनावत की, आज उन्होंने जो हिम्मत दिखाई। कई बार होता है ना कि पार्टी की पॉलिटिक्स में और लोग खामोश रह जाते हैं। हाँ, एक बात मैं और कहूंगा जो जरूरी है, शायद उसको हम लोग मिस कर रहे हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में अभी मैंने 2 दृश्य देखे। राजस्थान में जयपुर का एक विधायक भगवाधारी जो तिरंगे से अपना पसीना और नाक पोंछ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये छिपे हुए भेड़िए हैं, इनको तिरंगे से कभी मोहब्बत नहीं है। ये तिरंगे को भगवा में बदलना चाहते, तब भी बदलना चाहते थे और आज भी बदलना चाहते। उस पर एफआईआर हुई कि नहीं हुई अभी तक? और राजस्थान के कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? राजकोट में तिरंगा सड़क पर था, और राहुल गांधी जब निकले हैं अंबेडकर हॉस्टल से तो जय हिंद करके निकले हैं, और वो जय हिंद की अनुगूंज अभी कहां तक जाएगी ये देखने की जरूरत है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीर भी, वो तिरंगे से नाक पोंछ रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, ये तस्वीर भी काफ़ी वायरल है आज। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर जब दर्ज हुई है उसके बाद क्या कहा है राहुल गांधी ने, जरा सुन लेते हैं, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूं। राहुल गांधी को सुनते हैं जरा। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया।
तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। सुन रहे थे आप अमलेंदु जी, 30-32 केस है और रोक रहे थे, वो गए क्योंकि राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि जाना मेरा ज़रूरी था। लेकिन राहुल गांधी आखिर कितना केस झेलेंगे, ये भी सवाल उठता है ना। बिहार क्या इस बार बिल्कुल एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है भारत और पाकिस्तान की तरह? राजीव जी, निश्चित तौर पर बिहार एक बड़ा बैटल ग्राउंड बनने वाला क्या है, लगभग बन चुका है। और ये एफआईआर उस जमीन पे दर्ज हो रही है राजीव की, जहां से इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, जेपी का आंदोलन, और जिस आंदोलन से नीतीश कुमार निकल कर आए। हालांकि 77 में जो चुनाव लड़े थे, नीतीश कुमार खुद अपना चुनाव हार गए थे उस जनता लहर में भी, लेकिन नीतीश कुमार निकले हुए उसी आंदोलन से, जेपी के आंदोलन से, जो छात्रों का ही मूलतः आंदोलन था। और उस आंदोलन से निकलकर आया हुआ व्यक्ति, तो राजीव जी, जो मैकियावली का सिद्धांत है कि लोमड़ी पहले शेर बनती है और शेर बन जाती है फिर लोमड़ी बन जाती है, तो पुनर्मूष को भव वाली स्थिति जो है वो नीतीश कुमार उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। लोमड़ी से शेर और शेर से लोमड़ी बनने की प्रक्रिया उनकी जो है वो शुरू हो गई है और उनको लोमड़ी बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो चूंकि जो भी पीछे से संभाल रहा है वहाँ का शासन प्रशासन, सब कुछ बीजेपी के लोग वहाँ संभाल रहे हैं, ये साफ तौर पे है। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें राजीव जी, वहाँ वहाँ छात्रों के साथ इसी तरीके की हरकतें की जाती हैं। अब राहुल गांधी के ऊपर भी वहाँ मुकदमा लगा दिया। राहुल गांधी अब जो कह रहे हैं राजीव जी, हम लोगों ने देखा है छात्र राजनीति हम लोगों ने की है, तो कोई छात्र नेता ऐसा नहीं होता था जिसपे छात्र राजनीति के जीवन में 25-30 मुकदमे ना हो। कम से कम इतने होते थे। 30-32 गिरफ्तारियां तो मेरी हुई, जबकि जब मैं छोड़ी राजनीति तब सारे निपटा के तब जो था मैं छोड़ी राजनीति, छात्र राजनीति मैंने। तो ये होता है उस दौर में। लेकिन राहुल गांधी जो छात्र राजनीति वाला समय जो उनका वो अभी भी चल रहा है, तो मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है वो मोदी जी को भी परेशान कर रही है और नीतीश कुमार को भी परेशान कर रही है। और राहुल गांधी उस बिहार की धरती से ही नीतीश कुमार को भी चैलेंज दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज दे रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जब वहां नहीं पहुंचे थे, उससे पहले वहां नारे क्या लग रहे थे। तो नारे नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाही मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे, नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे, और छात्र अड़े हुए थे कि बिना राहुल गांधी से बात किए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लगा दीजिए आपको जितने मुकदमे लगाने। तो यानी एक जो छात्रों के आंदोलन से जो ऊर्जा मिलती है राजनीति को राजीव जी, और मुझे लगता है कि अगर छात्र राजनीति से निकलकर लोगों का खैर आना बंद हो गया राजनीति में, लेकिन जब तक छात्र राजनीति से लोग आते रहे तो ना तो राजनीति का अपराधीकरण हो पाया और ना राजनीति का कॉर्पोरेटीकरण हो पाया। तो छात्रों का राजनीति से मतलब आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राहुल गांधी उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और छात्रों की जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए उसको भी जगा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि सब नारे हमको लगाने हैं, सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, बल्कि मुद्दों पे बात हो और मुद्दों पे सरकार को घेरा जाए, सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। राहुल गांधी इसके लिए काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से कहा जाए आज बिहार में एक मतलब जो बाहर राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसमें एक जबरदस्त तरीके से तूफान लाने का काम किया है। और इस तूफान के आगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का तंबू कनाज जो है वो कितना टिक पाएगा ये देखना होगा। वहां तो राहुल गांधी के जाने से पहले तंबू कनाज उखाड़ने की कोशिश की भी एनडीए की सरकार ने, उखाड़े गए, वहाँ कुर्सियां हटाई गई। तो हम लोगों ने विजुअल्स देखे, दिन में हम लोग जब ब्रेकिंग कर रहे थे वो दिखा भी रहे थे हम लोग लाइव की वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये राजीव जी कि उस कार्यक्रम के तो आपने तंबू कनात उखाड़ दिए, लेकिन अब सरकार का जो तंबू कनात उखाड़ने जा रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कैसे रोकेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। उधर राजीव जी जो हमारी कंगना दीदी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। वो कहावत है ना कि बेटा पापा घर पे हैं, तो अभी पूछ के बताते हैं कि अंकल जी पापा कह रहे हैं, कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो आज कंगना रनौत ने यही कहा है कि अंकल जी पापा कह रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। तो ये कंगना रनौत ने किया। तो ऐसे अच्छे बच्चे जो है कंगना रनौत जैसे बीजेपी को कई एक जो है संभाल कर रखने चाहिए ताकि उस समय पर इस तरीके से काम आ सके। राजीव जी जी, एक और बढ़िया अच्छे बच्चे की तरह काम करते हैं रविशंकर प्रसाद जी, नाम सुने होंगे आप लोग, मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री थे, अभी कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी के बिहार दौरे पे, और जब रविशंकर प्रसाद जी बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप समझिए कि बिहार दौरे पे नहीं, ऐसे भी जब भी प्रतिक्रिया देते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी पार्टी के लिए छोड़ देते हैं। और इस वक्त राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और आना चाहता हूँ शाकिब जी के पास और उनसे समझूंगा कि आखिर इसके मायने क्या हैं।
वो बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ जाना चाहिए था, बिहार क्यों आए? जरा सुन लीजिए रविशंकर प्रसाद को। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज है। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं, तो जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी चाहिए। अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचाई है वहां जाके उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाके मिलते। जो माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में परेशान किया है, जो वहां विजय हुई है सैनिकों की, वहां चले जाते हैं। लेकिन चलिए, राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। उनके ऊपर एफआईआर दी। तो सुन रहे थे शाकिब जी, राहुल गांधी को कहां जाना चाहिए ये बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को नहीं बता पाते हैं। ये काम तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था कि कम से कम बॉर्डर एरिया में जाते, पुंछ जाते, उस घर में जाते जहां पर एक ही परिवार के 2 बच्चे मारे गए अभी 4 दिन पहले संघर्ष में, वहां जाते। उससे पहले जो 26 लोग मारे गए हिंदुस्तानी, उनके घर, उनमें से 2-4 के घर चले जाते। या इस संघर्ष में बिहार और बाकी राज्यों के कुछ जो सेना के जो अधिकारी या सिपाही मारे गए, उनके यहाँ चले जाते। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी को बता रहे हैं कैबिनेट रैंक के आप हैं, आप समझिए। तो कितना परेशान है यहाँ पे, जरा आपसे समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी से केंद्र सरकार, बिहार की बात तो है ही, बिहार में है तो बिहार की बात हम करेंगे लगातार, लेकिन नरेंद्र मोदी और केंद्र की जो भाजपा है वो कितना परेशान दिखाई देती है आज की तारीख में, और खासकर आज की इस यात्रा से। राहुल गांधी तो गए हिमांशी के घर, राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के भी घर गए। हिमांशी के पति की उस दुर्घटना में मौत हुई, उसको आतंकवादियों ने उनको गोली मार दिया, तो राहुल गांधी तो गए उनके घर। मोदी जी कहां गए? और मोदी जी तो छोड़ दीजिए, कोई एक मंत्री गया हो हिमांशी के घर तो मुझे बताएं, रविशंकर प्रसाद जी मुझे बता दें। बिहार में 2 शहादतें हो गई, एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अली उनकी वो शहीद हुए, और उसके बाद राम बाबू प्रसाद वो शहीद हुए। वहां अगर भाजपा का कोई नेता गया हो तो मुझे बता दे। वो तो बाद में जब पहले तेजस्वी यादव पहुंच गए तब जाकर के इनको थोड़ा लाज शर्म आई तो ये गए, बाद में वो भी नीतीश जी के पीछे पीछे गए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। रविशंकर प्रसाद ही चले जाते तो। और रविशंकर प्रसाद कह रहे कि नाटक करने में, भाई नाटक करने में मोदी जी का कोई सानी है क्या? मोदी जी तो चले जाते हैं वो फौजी वाला ड्रेस व्रेस पहन करके कहीं, उसके बाद वो ध्यान भी लगा लेते हैं तो 10-20 कैमरामैन लेकर के जाते हैं। तो नाटक वो नहीं दिखता है रविशंकर प्रसाद जी को। राहुल गांधी अगर दलितों के साथ, दलित बच्चों के साथ मिलने गए तो वो नाटक लग रहा है। दरअसल देखिए राजीव भाई, बहुत स्पष्ट आपको मैं बता रहा हूं, जो बिहार के चुनाव का समय है, दुर्गा पूजा, दीपावली, और जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ, ये वो टाइम होगा। अक्टूबर-नवंबर का जो पीरियड होता है, 1-1.5 महीने का, वो त्योहारों का पीरियड होता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद इस बात की है, बहुत संभावना इस बात की है कि ये जो अभी जो त्योहारों का सीजन आएगा, जो चुनाव का सीजन होगा, उसका बड़ा इवेंट प्लान करेगी। वो यात्राएं निकालेगी, विसर्जन यात्रा निकालेगी। आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, जिस शहर में, बिहार के मुंगेर में मैं बैठा हुआ हूं, बिहार में सबसे बड़ी विसर्जन यात्रा मुंगेर में निकलती है, जो 24 घंटे लगातार चलती है। सबसे बड़ी विसर्जन यात्रा जो दुर्गा प्रतिमा की होती है वो हमारे यहां होती है। उसको ये मेगा इवेंट बनाते, तो उसके लिए इनको कच्चा माल कहां से मिलता है? यही दलित अति पिछड़े जो नौजवान है, यही मिलते हैं इनको। लेकिन राहुल गांधी जा रहे हैं, मुद्दा चुनाव के बीच में जब नौकरी का हो जाएगा, रोजगार का हो जाएगा, आरक्षण का हो जाएगा, तो फिर वो लड़के जो है इनके ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दरअसल भाजपा इससे घबराई हुई है। तो फिर इनको रॉ मटेरियल कहां से आएगा ये इवेंट प्लान करने के लिए? और अगर राहुल गांधी इसी तरह से जाते रहे, देखिए जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है बिहार का नौजवान राहुल गांधी के साथ। पहले कन्हैया ने नौकरी दो रोजगार पलायन रोको यात्रा की, उसमें लोग कनेक्ट हुए, और जो रही सही कसर है वो राहुल गांधी लगातार अभी 5 चौथा दौरा हो गया। मुझे लगता है कि अब और राहुल गांधी का जो है दौरा शुरू होगा। आज बिहार में सिर्फ बिहार कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बिहार में थी,
सुप्रिया श्रीनित कटिहार में थी, जिग्नेश मेवानी पूर्णिया में थे। टॉप लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो आज बिहार में थी। जो न्याय संवाद जो आज का जो कार्यक्रम था, 70 विधानसभा जो सीटें जहां कांग्रेस लड़ना चाहती है उन तमाम जगहों पे था। और बड़े हिस्से में मतलब बड़ी संख्या में जो है अति पिछड़े दलित नौजवान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज मैं उस कार्यक्रम में गया था, मैंने देखा कि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में जुड़े और वो यहाँ आए थे। राहुल गांधी के जो प्रतिनिधि यहाँ आए थे उनसे सवाल जवाब करने के लिए। तो एक बड़ी बात यह है कि एक बड़ा चेंज हो रहा है बिहार में। और चूंकि नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, और ये जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आप देखते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, और शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रोपेगेंडा नीतीश जी के बारे में किया जाता है, इसमें आप देखेंगे कि जो भी वीडियोस नीतीश जी की वायरल होती हैं जिसमें वो कुछ ऐसा करते हुए नजर आते हैं, आपको दाएं बाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलेंगे। तो जनता इस बात को समझ रही है। सबसे बड़ी बात ये, मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया तो शिंदे को भी नहीं पता होगा कि ये हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, जब देखिए महाराष्ट्र चुनाव में क्या होता था, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, मीडिया उनसे सवाल करती थी कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कहते थे आपके सामने तो बैठे हैं, नाम नहीं बताते थे वो, मीडिया से कहते आपके सामने तो बैठे हैं। उसमें से एक देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने बना दिया। लेकिन ये बिहार पहला राज्य है कि जहां नीतीश को निपटाने की योजना जो है गांव गांव तक पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, कि नीतीश कुमार को इस बार ये लोग ठिकाने लगाने जा रहे हैं। तो देखिए नीतीश यहां जो है अभी भी, क्योंकि बिहार में ऑलमोस्ट जनता पार्टी का वोटर रहा है, जनसंघ का वोटर नहीं रहा है। ये जनता पार्टी का वोटर ही अभी राष्ट्रीय जनता दल का वोटर है, या फिर वो जनता दल यूनाइटेड का वोटर है, या चिराग पासवान की पार्टी है उसका वोटर है। तो ये वोटों का डिवीजन जो हुआ है वो इंटैक्ट जनता पार्टी का वोटर था। तो इनको लगता अभी कभी भी इन्होंने न ये जनसंघ की सरकार कभी बना पाए अपने दम पर, और न भाजपा की सरकार बना पाए। तो और ये जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक आम जो ओबीसी वर्ग का है, एससी वर्ग का है, माइनॉरिटी को तो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुसंख्यक आबादी, गैर सवर्ण बहुसंख्यक आबादी है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करती है। सामाजिक न्याय के इश्यूज को लेकर के, आरक्षण के इश्यूज को लेकर के वो अविश्वसनीयता, वो जो है वो यकीन का जो क्राइसिस है वो भारतीय जनता पार्टी फेस करती है। और यही बड़ी वजह है कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना एक बड़ा चेहरा 20 सालों में सत्ता में रहने के बावजूद स्थापित नहीं कर पाई है। और आज भी नीतीश कुमार के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन्होंने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी उस पोटेंशियल के नेता नहीं है कि उनके पीछे कोई बहुत बड़ा मास खड़ा हो जाए। बिहार में दो ही नेता हैं जो मास पॉपुलर हैं, एक लालू यादव है, दूसरे नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी ये लोग खुद खत्म कर रहे हैं, ताकि असल में माहौल इस तरह का बनाना है राजीव भाई कि जब चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद भाजपा का विधायक दल बड़ा हो, जदयू का विधायक दल छोटा हो, तो उसके बाद ये जब कोई शिंदे मॉडल यहाँ पे लॉन्च करें तो जनता को ये मैसेज जाए कि चूंकि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अब ठीक नहीं था, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो एकदम नेचुरल दिखाई दे। वो ये नहीं दिखाई दे कि उन्होंने डिच किया नीतीश कुमार। जिस दिन ये मैसेज चला गया कि ये नीतीश कुमार को डिच कर रहे हैं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी 2 की तिहाई जो है अंक में विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो उनको ये भी दिखाना है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी जड़ भी खोद रहे हैं। बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में इस बात की भी चर्चा है राजीव भाई कि चिराग मॉडल 2020 दोबारा रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इस बार चिराग चेहरा नहीं बनेंगे, प्रशांत किशोर चेहरा बनेंगे। प्रशांत किशोर और चिराग का अलायंस कराया जाएगा, दोनों अलायंस में चुनाव लड़ेंगे और प्रशांत किशोर का चेहरा सामने रखा जाएगा और कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करके नीतीश कुमार का विधायक दल छोटा किया जाए। और नीतीश कुमार एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे हैं कि उनको हर हाल में इस विधानसभा चुनाव में अपना विधायक दल बड़ा करना है, भाजपा से बड़ा करना है। वो तो पिछले बार की परिस्थितियां कुछ और थी, जो भाजपा ने विधायक दल नीतीश जी का छोटा था तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अगर इस बार जदयू का विधायक दल छोटा हुआ और भाजपा का बड़ा हुआ तो नीतीश कुमार या जदयू का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए बार बार, और नीतीश जी के बारे में एक चीज और मशहूर है, मैं आपको बता देता हूं राजीव भाई। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश जी अगर 2 घंटे दिन भर में राजनीति कर लेते हैं तो वो किसी भी राजनीतिक दल के 24 घंटे की हुई राजनीति पर पानी फेर सकते हैं। तो अभी जिस तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट्स नीतीश कुमार जी ने लिए हैं बैक टू बैक, एक बार तो पहले अपने नेताओं के साथ बैठक की,
जी। और जिन पर ये आरोप लग रहा था कि ये भाजपा के स्लीपर सेल है, मतलब संजय झा और लल्लन सिंह, इन्हीं दोनों से कहा है कि आप जब बार्गेन कीजिए कि हमको एक चाहिए, जब शेयरिंग की बात होगी उस टेबल पर नीतीश कुमार नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठे हैं वो। पिछले किसी भी चुनाव में नीतीश कुमार सी टेबल पर नहीं बैठे हैं। ललन सिंह बैठेंगे, संजय झा बैठेंगे, और इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है कि हमको 120 सीटें चाहिए। 120 सीटों से कम पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे, नीतीश जी ने साफ कह दिया है। तो एनडीए में बहुत जबरदस्त भगदड़ मचने वाली है, और ये तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं बैक टू बैक, इससे जनता दल यूनाइटेड के लोग भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहलगाम की घटना से एक उम्मीद जगी थी कि अंध राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद की जो है उसमें जो वो निकल जाएगा ये चुनाव, लेकिन वो बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। और आज अगर आप किसी गांव ग्राम में जाकर के बात करेंगे तो उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनकी मिट्टी पलीत करा दी है। ये जनता के बीच में मैसेज चला गया कि भाई हमारी संप्रभुता पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है, तो ये वाला जो इनको जो था ये इनका पुलवामा की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि ये इनको बैकफायर कर रहा है। तो और इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान हो रही है। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, जो बात यहाँ शाकिब जी कह रहे हैं और इसमें, लेकिन अब एक जो आखिर में जो बात कह रहे थे, बिहार को और भी हम लोग गहराई से समझेंगे जैसे जैसे चुनाव बिहार का नज़दीक आएगा, लेकिन उससे पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे बातें हो रही हैं, जो भारत और पाकिस्तान को लेकर बातें हो रही हैं, जो तिरंगा यात्रा को लेकर चल रहा है, और भाजपा किसी तरह इस पूरे जो संघर्ष हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच उसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश करेगी, ये भी तय है, ये देखा जा रहा है। इन सब को अगर देखा जाए तो क्या यहां पर आपको लगता है कि जैसे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ जाता है और 4 कदम पीछे हो जाते हैं, ये यहां लग रहा है क्या आपको? प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए जरा। जब से पहलगाम हुआ है तब से ही आप देखिए कि जो बीजेपी का एक सेट टेम्पलेट था वहीं से डिस्टर्ब हो गया था कि इस बार मरने वालों में उत्तर भारत के लोग थे, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग थे, मेजॉरिटी हिंदू थे, और उन्होंने कश्मीरियों की तारीफ की। सबने जिनके घरों के लोग मरे उन्होंने कश्मीरियों की तारीफ की। तो एक तो पत्ता वहीं पे खत्म हो गया कि पिछले 10 साल से आप कश्मीरियों को पत्थरबाज कह के, कश्मीरियों को आतंकवादी कहकर, कश्मीरियों को भारत विरोधी कहकर आप यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वोट जो है संवारते रहे। वो वहां से उन रिश्तेदारों ने खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से मोदी जी की नाराजगी भी होगी, इसीलिए वो किसी से मिलने नहीं गए। कि पूरा जो पॉलिटिकल गेम ये लोग ताबूत पे खेलते थे वो गेम खत्म हो गया वहीं से, जिसमें कुछ इंटरव्यूज हम लोगों ने भी किए जब हम लोग कश्मीर में थे। तो एक तो ये बात थी। दूसरा कि अब पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसमें इनके मीडिया ने, जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, उसने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पे जो कब्जे करवाए रात में, उसने पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़वा दिया। और अब उसको अश्विनी वैष्णव धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो धन्यवाद देने का मतलब यही है कि जो हमने कहा था वो आपने चलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये इस मीडिया ने इनकी जो है क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि आप अपने ही भोंपू को अगर आप तार काट दोगे उसका, तो उसकी आवाज को कोई सुन ही नहीं पाएगा। आपने उस मीडिया का, अपने ही मीडिया का इतना मजाक उड़वा दिया कि जो 11 साल से हिंदू मुसलमान रोज शाम को करता है, अब उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी आपने खत्म करा दी। तो इसमें नुकसान सीज फायर हुआ। सीज फायर में आप जितना भी सूत्रों के मुताबिक कह लो, ट्रंप रोज कहानी कह रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि ट्रंप के ऊपर कोई स्पिन मैनेजमेंट, कोई हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं लगेगा। वो ट्रंप वो अलग वो भी अलग मिट्टी के व्यक्ति हैं।
तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ट्रंप की तारीफ करनी पड़ेगी, ट्रंप छुप के नहीं खेलते, वो सामने कैमरे के सामने पत्रकारों का जवाब देते हैं, निगेटिव सवालों का भी जवाब देते हैं और रोज देते हैं जी। ये ट्रंप की अच्छाई है। तो ये मामला हो गया। और सीज फायर जो हुआ उस पर सवाल खड़े ट्रंप कर रहे हैं। सीज फायर में भारत में सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई किन शर्तों पे सीज फायर हुआ, वो कहाँ है वो 4 आतंकवादी जिनका फोटो आप दिखा रहे थे, कहाँ है वो जो रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का जो आउटफिट है, टीआरएफ, वो उस पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने माना? तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल है इनका। अब इस हेडलाइन मैनेजमेंट में जातिवाद जनगणना की घोषणा भी कर चुके हैं। वो एक ऐसी गठरी मोदी जी ने सर पे उठा ली है जिस गठरी को उतार भी नहीं सकते, उसको खोल भी नहीं सकते। तो परेशानी तो देखिए चारों तरफ है। और इसमें बिहार के इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा कि इसको लेकर अगर बहुत हाइप कर रहे हैं तो बिहार का इलेक्शन बहुत दूर है और बिहार के इलेक्शन के बीच में बहुत कुछ हो जाएगा। बिहार में जो चीज असर करने वाली है वो है सामाजिक न्याय का मुद्दा, जो राहुल गांधी जिस पे काम कर रहे हैं, जिस पे तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, जिसका ब्रांड है लालू प्रसाद यादव। और उनके अलावा एनडीए के पक्ष में मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि कोई है तो नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी मुस्लिम वोट के बीच में बहुत कम हुई है। अब उनको वैसा समर्थन नहीं मिलेगा जैसा पिछली बार मिलता रहा, वो हम देखें। लेकिन बिहार का चुनाव भी बहुत दूर है, तब तक बहुत कुछ नए मुद्दे आने वाले हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है इस पे बहुत कुछ अभी आना बाकी है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्लेम आ रहे हैं, वो क्लेम की सच्चाइयां क्या हैं। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि अब एक क्लेम राफेल को लेकर आया, लेकिन आप उसको भारत सरकार की तरफ से या नहीं माना गया, लेकिन नहीं माना गया। तो स्टॉक मार्केट में 10 का जो राफेल की कंपनी है उसका शेयर क्यों गिर रहा है? उसका शेयर क्या भूतों ने गिरा दिया उसको शेयर? तो बहुत कुछ है जो कि अभी धीमे धीमे बाहर आएगा और ये निश्चित तौर पे बालाकोट या वो ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और एक आखिरी बात जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, राहुल गांधी गए थे, वहां भी अस्पताल भी गए थे, वो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। राहुल गांधी तो हॉस्पिटल में भी घायल से मिलकर आए थे श्रीनगर में जी। मोदी जी किसी से नहीं मिले। तो ये जो है ये कंगना रनौत वाला काम किया है इन्होंने, रविशंकर प्रसाद ने। जी जी जी। रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं इसको? एक तरफ अगर ओवरऑल देखा जाए, हो गए आज 10 तारीख, आज 5 दिन हो गए सीज फायर के, और दोनों तरफ शांति बहाली की बात हो रही है। देखा जाए तो कश्मीर में और ख़ासकर त्राल और कुछ जगहों पे आतंकियों को पकड़ने मारने ये सब का क्रम भी चल रहा है। सारी चीज़ें जो सुरक्षा के नाम पे होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन चिट्ठियाँ आ रही हैं। अभी गोरखपुर का भी देख रहा था मैं कि स्कूलों को चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए बच्चों को चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। अभी देख रहा हूँ ये गोरखपुर ज़िला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह साहब ने चिट्ठी लिखी है भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में छात्र छात्राओं को प्रतिभाग कराए जाने के संबंध में। तो अब ये तिरंगा यात्रा किसके लिए है? ये भाजपा की यात्रा है या देश की यात्रा है? ये तो समझना होगा। तिरंगा का सम्मान तो हम भी करते हैं, लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकली यहां लॉस हुआ है भाजपा को, ये कहें हम?
देखिए राजीव जी, इससे एक बात तो तय हो गई है, हम लोग तो पहले से जानते थे, लेकिन अब सामान्य व्यक्ति भी समझ रहा होगा कि तिरंगा यात्रा निकाल करके पहलगाम के आतंकवादी हमले और उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच झड़प हुई है उसका फायदा नरेंद्र मोदी उठाना चाहते हैं। यानी आप केवल राजनीति करना चाहते हैं, किस पर? लाशों के ढेर पर, चाहे वो हमला पुंछ में हुआ हो या पहलगाम में जो निर्दोष लोग थे, पर्यटक थे, उन पर हमला हुआ हो। जो सैनिक भी शहीद हुए हैं वो कौन थे? वो कोई अंबानी और अडानी के परिवारों के लोग नहीं थे, वो किसी अमीर जानों के परिवारों के लोग नहीं थे, वो किसानों के बच्चे थे, वो मजदूरों के बच्चे थे, लोअर मिडिल क्लास परिवार मैक्सिमम वो लोग थे। उन्होंने शहादत दी और उनकी शहादत पर आप राजनीति करेंगे, आप वोट की खेती करेंगे। और तिरंगा यात्रा में एक विधायक कर क्या रहा है? तिरंगे से पसीना और नाक पहुंच रहा है। यह है आपका तिरंगा प्रेम। और तिरंगे को लेकर के जो आरएसएस की सोच थी, उनको तो लगता था 3 रंगों वाला है, ये अशुभ है, ये आरएसएस का सीधा मानना था जी। और मैं फिर डॉक्टर अंबेडकर की एक बात सुना, जिस समय संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज पर चर्चा होनी थी, उस बीच में डॉक्टर अंबेडकर मुंबई गए थे दिल्ली से, और मुंबई से जब वो लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर 3 हिंदू महासभा के लोग पहुंचे थे और उन्होंने निवेदन किया डॉक्टर अंबेडकर से कि आप जा रहे हैं वापस, संविधान सभा में अब बहस होनी है राष्ट्र ध्वज पर। तो अंबेडकर ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आए हैं, जरा भगवा पर बात कीजिएगा, ये चाहते हैं। तो जवाब जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, ये उनके मानने वालों को सुनना चाहिए। अंबेडकर ने हंसते हुए कहा कि एक महार के बेटे से चाहते हो कि भगवा राष्ट्रध्वज बनाए? ये डॉक्टर अंबेडकर का जवाब था। तो ये कभी नहीं हुए तिरंगे के। और अभी तक एक तिरंगा लेकर के तो कांग्रेस के लोग चढ़ गए थे ना आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, एफआईआर कराई थी आरएसएस। ये कब से तिरंगे का सम्मान करने लगे? ये हमको राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं। आजादी के आंदोलन में नाखून तक नहीं कटाया इन्होंने। वो साहब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। और कब कर रहे हैं तिरंगा यात्रा, कब निकाल रहे हैं? जब आपने सीज फायर कर दिया। लोग क्या चाहते थे? लोग चाहते थे कि वो जो आतंकवादी जिनके आपने चेहरे, जिनके चित्र बनाए थे, उनके मुंड दिखाते आप कि हाँ ये देखो हमने उनका सिर कलम किया है। लोग तो ये चाहते थे। भारत के लोग शहीद हो गए और आपने, भारत की सेना जब पाकिस्तान को सबक सिखाने पर आमादा थी, आपने सीज फायर कर दिया। और आपने क्या कर दिया? ट्रंप साहब ने उधर लिख दिया और आपने स्वीकार कर लिया, एक शब्द नहीं निकला साहब। तो जो मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते थे, उनकी जबान कितनी चल रही है जरा देख लीजिए। ये मोदी जी कभी ऐसे मौसम में नहीं बोलते, पतझड़ के मौसम में बोलने की आदत नहीं है। मोदी जी पूरा डेंट पेंट पूरा आते हैं, फिर उसके बाद 8 PM पर बैठेंगे और जो बोला वाह, मतलब कितना सुंदर भाषण। और कई बार क्या, मुझे तो हमेशा से लगता है कि बॉलीवुड का बड़े से बड़ा एक्टर फेल है मोदी जी के साथ। और यह भी सच्चाई है कि मोदी जी शुरू में एक्टर ही बनना चाहते थे। बचपन में मगरमच्छ वाली कहानी तो झूठी है, लेकिन सच बात यह है कि मोदी जी एक्टिंग करते थे, इसको अच्छे एक्टर बनना चाहते थे। तो वो कला यहां दिखा रहे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि लोगों ने उस कला को समझ लिया है
कि वो चाय बेचने वाला अब देश बेचने में लगा है और ट्रंप को कुछ नहीं कह पा रहे। जो लाल आंखें चीन को दिखाते थे और पाकिस्तान के तो सीने पर चढ़ करके और उसका पूरा आप रक्त निकाल करके उसको खत्म करना चाहते थे और यहां सीज फायर करके चुपचाप बैठे। तो देख लिया ना, 56 इंच की जो छाती थी वो असल में कितनी निकली, वो तो नापने के बाद पता चला। तो अब आप चुनाव में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपमान करते हुए, इस बात पर ज्यादा गौर किया जाना चाहिए। और ये दृश्य इसीलिए दिखाई जाते हैं, ये दिल में नहीं है, उनको वही करना ही है। लेकिन इस देश का एक एक बच्चा वो तिरंगे को प्यार करता है, उसका सम्मान करता है, इसलिए वो भूलने वाला नहीं है। बाल मुकुंद शर्मा, ये राजस्थान के कांग्रेसियों को इस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, उसके बाद फिर और दूसरा का। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इस बीच खबर ये आ रही है कि मोहन यादव ने कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे विजय शाह से। उनकी बाइट भी अभी थोड़ी देर में सुना देता हूं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस्तीफा विजय शाह से नहीं लेंगे। विजय शाह दोस्तों, वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर अनाप शनाप बातें हैं, उनकी बातों को सुना नहीं सकता, बहुत दुखद है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जिनकी कैबिनेट के ये के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंचे साहब विजय शाह जी, और वो सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी और कल उस पर सुनवाई है। उनको हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि हम अपने कैबिनेट के साथी, आइए जरा सुन लेते हैं, बाइट सुन लेते हैं और फिर आपकी प्रतिक्रिया इस पे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप चूंकि वहीं हैं, इंदौर में हैं, इसलिए आपसे बेहतर और कौन बताएगा जी। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। सब्जेक्ट इनको बढ़िया मिल गया कांग्रेस। इन्होंने पूरा ऐसे लिख दिया। पूछा गया विजय शाह पे और ऐसे लिख रहे थे, यानी पूछा गया लिखने के लिए कि आप गाय पे निबंध लिखिए, ये पता नहीं क्या चीज पे निबंध लिख के आ गए, वही दिख रहा है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आदेश का पालन किया है तो कोर्ट के आदेश का पालन करके कोई बहुत बढ़िया काम किया आपने। आपको तो करना ही था, कोर्ट के आदेश का तो पालन करना ही था, इसमें क्या नई बात। दूसरी बात है कि ये बात जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री नहीं कह रहे, ये बीजेपी का आला कमान कह रहा है। ये मुख्यमंत्री कहने की क्षमता नहीं है कि वो ये बात कहें। तो इस बात का को समझिए। एक बड़ा विरोधाभास देखिए, एक तरफ आप निकाल रहे हो तिरंगा यात्रा और दूसरी तरफ आप एक सेना की अधिकारी को आतंकी की बहन बता रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, एक वर्ग को गाली दे रहे हो। ये और वो बात मंत्री जी ने कहाँ कही थी? वो बात कही थी महू में, जो फौज की बड़ी छावनी है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के 2 और मंत्री रहते हुए जेल जा चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, ये तीसरे होंगे। राघव जी थे जो 71 साल के थे, उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे, वो जेल गए। लक्ष्मीकांत शर्मा थे, व्यापम घोटाले में जेल गए। यहां जब वो माफी मांग रहे हैं तो सीधे सीधे पद पर बने रहने की क्या जिद है कि हम तो मंत्री बने ही रहेंगे जब तक हमें कोर्ट के आदेश से निकाला नहीं जाएगा, हमें जेल नहीं भेजा जाएगा, हम नहीं हटेंगे। तो इससे बीजेपी का फायदा नहीं हो रहा है। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इससे बीजेपी का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को, भाई रविशंकर प्रसाद ने तो नेता को कहा, राहुल गांधी को कहा, लेकिन इन्होंने तो एक फौजी अधिकारी को कहा जो देश के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहती है।
तो इतनी सी बात का अंतर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और उस ऊपर से आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि हम तो देश प्रेमी हैं। तो एक बात है, मैंने एक राजीव जी एक्स पर एक सवाल पूछा, एक सर्वे किया कि क्या इस सीज फायर से आप खुश हैं, आप खुश नहीं हैं, या आप कुछ कहना नहीं चाहते, क्या बात कहना। तो एक भी आदमी ने, 100 से ज्यादा लोगों ने रिप्लाई दिया, एक भी आदमी ने यह नहीं कहा कि सीज फायर सही हुआ है, हम उससे खुश हैं। यानी आप देश को उस स्थिति तक ले गए, और सीज फायर जिस तरीके से किया वो, और मुझे लगता है कि बिहार को देखते हुए जो बातें की जा रही है, जो बयान निकाले जा रहे हैं, ये सारी चीजें उल्टी पड़ने वाली हैं बीजेपी को। मैं इसमें बिल्कुल मुतमईन हूं कि यही होगा। बिहार के मतदाता, इस देश के किसी भी मतदाता को आप इतना ना समझ मत समझिए। वो जानता है कि कौन देश की चिंता कर रहा है, कौन देश की चिंता नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी खुद अपना नुकसान करने के लिए आमादा है, और इसमें किसी को मदद करने की जरूरत नहीं, बीजेपी खुद ही कर लेगी कि उसे कितना धरातल पे जाना। जी हाँ, वो हमने कंगना रनौत के ट्वीट को देख लिया, बयान सुन लिए हमने रविशंकर प्रसाद के, तो वह साफ समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। बहुत खुद के बनाए हुए जाल में फंसना इसको कहते हैं, और वो दिखाई दे रहा है। खैर, इस चर्चा एक मल्टी डायमेंशनल चर्चा, लेकिन सब्जेक्ट जो एपी सेंटर था वो यही कि इसका जो आखिर में आप कह रहे थे कि जो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद अब जो सियासत धीरे धीरे उफान पे हम देखेंगे, वो किस दिशा में है। क्या वो इंडिया गठबंधन या विपक्ष की तरफ है, या वो नरेंद्र मोदी के साथ है, और इस बीच तिरंगा यात्रा का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सीज़ फायर के बाद लोग